हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो पढ़ रहे थे वो फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे। और फर्टिलाइजेशन में अपन ने देखा था कि जो 5 स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन की, एक और स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है, मेल न्यूक्लियस, पेरेंटल न्यूक्लियस और मेटेरियल जिन्हें अपन कहते हैं पेरेंटल न्यूक्लियस एंड मैटरनल न्यूक्लियस, उन दोनों का जो फ्यूजन होता है उनके बीच में जो पाई जाने वाली स्टेप्स होती है वो कितनी होती है? 5 स्टेप्स होती है। और उन 5 स्टेप्स के अंदर अपन ने जो बात की थी, अपन जो बात किए थे वो 3 स्टेप्स के ऊपर बात कर चुके थे। पहला था अप्रोच ऑफ स्पर्मेटाजोआ स्पर्मेटोजोआ टू ओव, ठीक है, यही था ना कि अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा, स्पर्म का ओवा तक पहुंचना, ठीक है। दूसरा जो था वो था कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट। अब अप्रोच यानी कि स्पर्म कहां तक पहुंच गया? ओवर तक, फिर उसमें कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट होने के बाद में एक्रोसोम एक्टिविटी पहुंचती है। उससे पहले अपन बात कर रहे थे कैपेसिटेशन की। तो कैपेसिटेशन होता क्या है उस टाइम भी बताया था मैंने कि ऐसा फर्टिलाइजेशन या ऐसा स्पर्म जिसको, जैसे कि कोई इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन, दोनों में से कोई कैसा भी फर्टिलाइजेशन हो, इसके अंदर दोनों में से ही जो स्पर्म होता है वो किस टाइप का होता है? मोटाइल टाइप का होता है, यानी कि ये गतिशील होता है, ठीक है। अगर इसमें से अपन बात करते हैं दोनों में से किसी भी टाइप के जो फर्टिलाइजेशन है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्पर्म को अगर अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के अंदर पात्र निषेचन करवाया जाता है तो इसके अंदर जो स्पर्म होता है वो गति करते हुए कहां पहुंच जाता है? एग के पास पहुंच जाता है। लेकिन इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन वुमन के अंदर नहीं होता, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है वो सेल्फ गति करते हुए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की कंडीशन की बात करो मैं, इसमें सेल्फ गति करते हुए एग तक नहीं पहुंचता, ठीक है। इनको कृत्रिम या आर्टिफिशियल रूप से ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इस फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। लेकिन यही अगर अपन बात करते हैं ह्यूमन स्पर्म की, तो ये ह्यूमन या फीमेल बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी फ्लूइड के कारण या बॉडी फ्लूइड में पाए जाने वाले केमिकल्स के कारण इन स्पर्म के अंदर, वुमन स्पर्म के अंदर चेंजेस होते हैं। और चेंजेस होने के कारण ये यहां से मूवमेंट करते हुए कहां पहुंच जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पे फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉडी फ्लूइड होता है और बॉडी फ्लूइड के अंदर पाए जाने वाले केमिकल से, इन केमिकल से जो स्पर्म के अंदर मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी आती है, जो मूवमेंट करते हुए फर्टिलाइजेशन करता है, उसको ही क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं, अगला जो टॉपिक था वो था एक्रोसोमल रिएक्शन
एंड पेनिट्रेशन। थर्ड था पेनिट्रेशन। इसके अंदर क्या था, एक्रोसोम एक्टिविटी शो कर रहा था, रिएक्शन शो कर रहा था, जिसके अंदर ये या तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाकर एक्टोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म के अंदर प्रवेश कर रहा था, या फिर ये क्या कर रहा था, एक जाइगोटिक सेल्स का फॉर्मेशन करते हुए निर्माण करते हुए उसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश कर रहा था। तीसरा जो है वो है एक्टिवेशन ऑफ एग, कि किस प्रकार से एग का एक्टिवेशन होता है। तो इसके अंदर बनती है जाइगोटिक सेल, और जाइगोटिक सेल बनते ही साइटोप्लाज्म के अंदर अनेक चेंजेज आते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको ही कहते हैं एग एक्टिवेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आपके यहां है कि जैसे ही शुक्राणु जो होता है, या अपन कहते हैं स्पर्म, जैसे ही स्पर्म एग से क्रिया करता है और इसकी वेटलाइन झिल्ली को क्या करता है, डैमेज करता है, भेद कर पेनिट्रेशन करता है, पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करके अंदर प्रवेश करता है। उससे पहले यहाँ पे क्या हो जाता है, एक सेल का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है जाइगोटिक सेल, इस प्रकार से। और ये इसको यहाँ पे इस प्रकार से जाइगोटिक सेल का निर्माण हो जाता है, और ये अंदर होता है साइटोप्लाज्म। इसको कहा जाता है जाइगोटिक सेल। जिसमें क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस पेरेंटियल सेल्स के बीच में, दोनों गैमेट्स के बीच में जो संलयन, जो फ्यूजन पाया जाता है, उनके द्वारा एक पथ का निर्माण होता है जिसे जाइगोटिक सेल कहते हैं। और जाइगोटिक सेल के निर्माण होते ही इसके अंदर, एग के अंदर अनेक चेंजेज आते हैं, जाइगोटिक सेल का फॉर्मेशन होता है। इस समय अंडाणु में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं जिनको संयुक्त रूप से, ऐसा होते ही एग के अंदर विभिन्न प्रकार के चेंजेज आते हैं। चेंजेज इन एग, after zygotic cell formation। ठीक है, जाइगोटिक सेल फॉर्मेशन के बाद में एग के अंदर चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस को कमांडली अपन क्या कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एग। ठीक है, यहां तक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी कि दोनों युग्मों के फ्यूजन के फलस्वरूप बनने वाले जाइगोटिक सेल्स के निर्माण के बाद एग के अंदर जो महत्वपूर्ण चेंजेस आते हैं, उन्हीं क्रियाओं को सक्रियण, एग सक्रियण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इनमें किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले आता है कलर चेंजेस। कौन सा आता है, कलर चेंजेस। तो सबसे फर्स्ट जो इनमें आता है वो आता है कलर चेंज।
और कलर चेंज कैसे होता है? जब तक इसके अंदर जाइगोटिक सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता तब तक इसके अंदर जो लिपिड्स या जो वसा पाई जाती है उसका वितरण पूरे एग के अंदर समान नहीं होता, या तो ध्रुवों पे होता है या फिर वेजिटल पोल की तरफ होता है। इसीलिए ये दो सेपरेट पार्टों में डिवाइड होती है। और जैसे ही इसके अंदर जाइगोटिक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, एक संपूर्ण एग के अंदर, कंप्लीट एग के अंदर वसा या लिपिड क्या हो जाती है? वितरित हो जाती है। इसलिए एग का कलर कैसा हो जाता है? येलो। ठीक है, दूसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन। जब फर्टिलाइजेशन के लिए जाइगोटिक सेल का फॉर्मेशन होता है और एक्रोसोम का आगे का पार्ट कहां जुड़ जाता है? वो जुड़ जाता है साइटोप्लाज्म से। तो एक कोवन लाइक स्ट्रक्चर की निर्माण होता है इस प्रकार से। इस प्रकार से कोन बनता है जो क्या करता है, यहाँ पेरेंटियल न्यूक्लियस को कहाँ ले लेता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ले लेता है, जिसको क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन कोन सभी अपन बात करते हैं मैमल्स के अंदर हमेशा क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी ये किसके अंदर चेंजेस होता है? सूडो सूडोपोड के रूप में रूपांतरित होकर ये क्या कर लेता है? कोन का निर्माण न करके छोटे छोटे आभासी पाद के रूप में रूपांतरित हो जाता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है कि कोन का निर्माण हो जाता है और आगे स्तंभ के आगे क्या होता है? क्या होता है? एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम के अंदर क्या पाई जाती है? कणिका या भीम, या अपन कहते हैं उनको प्लेटलेट्स के रूप में पाई जाती है। उन कणिका का वो कणिका कभी भी कहां प्रवेश नहीं करती? साइटोप्लाज्म में प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती? अपन ने जब पढ़ा था एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, तो उस समय या अपन ने पढ़ा था कांटेक्ट के अंदर जब एक्रोसोम कहां कनेक्ट हो रहा था? एक से, एक से कनेक्ट होते ही वो जो ना प्लेस्टोटा को डैमेज करते हुए कहां एक कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और उस ट्यूब से जो एक्रोसोम कणिका होती है कहां चली जाती है? उस साइटोप्लाज्म के ऊपर एग की मेम्ब्रेन में पहुंच जाती है और वहां से धीरे से ये अचानक क्या हो जाती है? तीव्रता से वहां से विलुप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो एग के अंदर प्रवेश करता है पेरेंटल न्यूक्लियस में से, वो करता है न्यूक्लियस के साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, एंड proximal centriole। ये
कुछ भाग ही किस में प्रवेश करते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पर्म में से कोई भी अदर पार्ट इसमें प्रवेश नहीं करता, जैसे कि टेल या एक्रोसोम कणिका, वो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। अगला जो पार्ट आता है वो आता है वो आता है कोर्टेक्स रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। कोर्टेक्स रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का जो कार्य होता है वो ये होता है, पॉली या अपन कह सकते हैं कि पॉलीस्पर्म को रोकती है। पॉलीस्पर्म का मतलब कि एक एग के अंदर एक से ज्यादा स्पर्म को के प्रवेश को रोकती है। इसके लिए इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि अपन कहे कि पहला क्या होता है, कोर्टेक्स रिएक्शन होती है। कोर्टेक्स रिएक्शन के लिए निषेचन संकुल या अपन बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन कोण, फर्टिलाइजेशन कोण का जब निर्माण होता है और न्यूक्लियस को, स्पर्म न्यूक्लियस को कहां खींच लिया जाता है, एग के अंदर खींच लिया जाता है। उसके बाद कोर्टेक्स पार्ट में, एग के कोर्टेक्स पार्ट में रिएक्शन स्टार्ट होती है, जो रिएक्शन स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है, ये चलती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होते ही ये भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। कब होती है स्टॉप, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के साथ ये स्टॉप हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं, कोर्टेक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। कोर्टिकल या कोर्टिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। तो जो इनका जो एग का वल्कुट पार्ट है, कोर्टेक्स पार्ट है, उसके अंदर रिएक्शन होती है और इन रिएक्शंस को कोर्टिकल रिएक्शन या कोर्टेक्स रिएक्शन, कोर्टिकल या कोर्टेक्स रिएक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन कोण का निर्माण होने के पश्चात जब न्यूक्लियस को एग के साइटोप्लाज्म में खींच लिया जाता है, स्पर्म न्यूक्लियस को, उसके पश्चात वल्कुट पार्ट में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, जिनको कोर्टिकल रिएक्शन कहते हैं या वल्कुटी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके पश्चात शुक्राणु के संपर्क स्थल से ही अंडाणु के वल्कुट स्तर में उपस्थित कार्टिकल कणिकाएं प्लाज्मा झिल्ली से सम्मिलित हो जाती है। यानी कि जब ये एक मेम्ब्रेन है और जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म उपस्थित है, ये इसका वल्कुट भाग है जिसको कोर्टेक्स पार्ट कहते हैं। इस कोर्टेक्स पार्ट के अंदर यहाँ पे जब एक इसके अंदर प्रवेश करता है, न्यूक्लियस जब प्रवेश करता है किसका, स्पर्म का, तो यहाँ का जो पार्ट है, जो कोर्टेक्स के अंदर पाए जाने वाली जो कार्टिकल कणिकाएं है, कोर्टिकल कणिकाएं, वो क्या कर जाती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या कर जाती है, फ्यूज हो जाती है। और फ्यूज हो जाने पर, जुड़ जाने पर इसके अंदर फ्यूज होकर क्या हो जाती है, फट जाती है। जैसे ही इसके कोर्टेक्स की कणिकाएं जो होती है, इसके अंदर जो कणिकाएं मौजूद होती है, वो इस साइटोप्लाज्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोन फॉर्मेशन के कारण ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, विघटित होकर एक्रोसोम के द्वारा इसको पेनिट्रेट किया जाता है। पेनिट्रेट करने के बाद जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ता है और जब कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाने पर जब इस स्पर्म को कहां खींच लिया जाता है, एग के साइटोप्लाज्म में खींच लिया जाता है। तो यहाँ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब वापस मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, उस समय
कोर्टेक्स के अंदर जो कोर्टेक्स प्लेटलेट्स जो होती है वो यहाँ पे फ्यूज कर जाती है और फ्यूज करके फट जाती है, जिससे इसके अंदर पाए जाने वाले सभी एंजाइम्स क्या कर जाते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एंजाइम, संरचनात्मक प्रोटीन तथा एक्टिव प्रोटीन ये कहाँ चली जाती है सर, प्लाज्मा के अंदर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर ये विभिन्न क्रियाएं करती है। ठीक है, तो वही क्या हो जाती है, कॉर्टिकल रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। अब इसके अंदर किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का, तो उसको देखिए किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होगा। यहां तक समझ में आ गया कि कॉर्टिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है। जब एक कोन का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन होता है और फॉर्मेशन के दौरान जब कॉर्टिकल कणिकाएं कहां जुड़ जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है और जुड़कर फट जाती है, तो उसके अंदर पाए जाने वाली एंजाइम्स, एक्टिन प्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड ये सभी क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से मुक्त हो जाते हैं और कॉर्टिकल क्रिया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में होता है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अंडाणु के एक्टिन का, जो अंडाणु के अंदर एक्टिन प्रोटीन है उसका क्या हो जाता है, पॉलीएक्टिन के अंदर ये चेंजेस हो जाती है, बहुलीकरण हो जाता है, पॉलीएक्टिन का निर्माण हो जाता है। पॉलीएक्टिन का जैसे ही निर्माण होता है तो निषेचन शंकु के शुक्राणु को अंडेज में खींच लिया जाता है तथा नर सेंट्रोसोम पास बनी माइक्रोन्यूक्लियस। अब जब पॉलीएक्टिन का निर्माण होता है तो जो शंकु जो या अपन कहते हैं जो कोन होता है वो क्या करता है, इस स्पर्म को कहां खींच लेते हैं, स्पर्म न्यूक्लियस को कहां खींच लिया जाता है, एक साइटोप्लाज्म के अंदर खींच लिया जाता है और यहाँ पे मेल सेंट्रोमियर्स होता है जो क्या करता है, मेल सेंट्रोमियर और फीमेल सेंट्रोमियर दोनों ही, यहाँ ये फीमेल और ये मेल सेंट्रोमियर्स, ये तो मेल न्यूक्लियस को और ये फीमेल न्यूक्लियस को फ्यूजन के लिए एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, खींचने का काम करते हैं। कॉर्टिकल कणिकाओं के मुक्त एंजाइम अंडे की पृष्ठ सतह पर उपस्थित शुक्राणु ग्राही ग्लाइकोप्रोटीन जो रूपांतरित करके दूसरे प्रवेश को रोकता है। अब देखिए अपन ने क्या कहा था, जब इनके अंदर फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन रिसेप्टर की बात कर रहे थे अपन, तो फर्टिलाइजिन जो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं, तो इसके अंदर जो कॉर्टेक्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, कॉर्टेक्स कणिकाएं जो उपस्थित होती है वो क्या करती है, एग के बाहर जो फर्टिलाइजिन रिसेप्टर जो होते हैं उनको क्या कर जाते हैं, उनको क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते, कॉन्ट्रैक्टिव करके कहां खींच लेते हैं, अंदर की तरफ, वेटलाइन झिल्ली के अंदर की तरफ खींच लेते हैं, जिससे ये रिसेप्टर पार्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे दूसरा जो अदर जो अलग दूसरा आने वाला जो स्पर्म होता है वो रिएक्ट नहीं कर पाता, उनको फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर की प्रेजेंस उपस्थित नहीं होने के कारण वो एग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है, अब आगे जो अपन बात कर रहे थे फर्टिलाइजिंग जो कॉर्टिकल्स कणिकाएं या प्लेटलेट्स जो होती है उनके अंदर पाए जाने वाले एक्टिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन एंजाइम अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली व विटलाइन झिल्ली के मध्य उपस्थित बंधों को तोड़ देता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो पाए जाने वाले बंध होते हैं उनको क्या कर देता है, उनके अंदर पाए जाने वाले ट्रिप्सिन एंजाइम और किसके अंदर, कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर पाए जाने वाली ट्रिप्सिन एंजाइम क्या कर देती है, उन बॉन्ड्स को तोड़ देती है, जिससे विटलाइन मेम्ब्रेन अलग और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग हो जाती है। तथा इसके पश्चात क्या होता है, झिल्ली के मध्य उपस्थित बंधे तोड़ देते हैं, जिससे विटलाइन झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली से अलग हो जाती है। कॉर्टिकल कणिकाओं किससे मुक्त होकर, कॉर्टिकल कणिकाओं से मुक्त होकर म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड जल के प्रसरण को प्रेरित करता है और यहाँ पे इस कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर जो
पॉलीसेकेराइड जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, यहाँ कणिकाओं से फ्री होकर, मुक्त होकर यहाँ पे वाटर प्रेशर या वाटर ऑस्मो रेगुलेशन को बढ़ाता है, जिससे यहाँ पे वाटर प्रेशर बढ़ जाता है, और वाटर प्रेशर बढ़ जाने के कारण इस विट्लाइन झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वेटलाइन मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस बढ़ जाता है, जिसको कहा जाता है प्री वेटलाइन स्पेस, वाइटलाइन। ठीक है, तो ये जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं उनको तो ट्रिप्सिन एंजाइम तोड़ देती है, और इसके बाद में म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या करती है, इसमें जल प्राशन को प्रेरित करती है, जिससे इनमें के बीच में जल का की मात्रा बढ़ जाती है, और बढ़ जाने के कारण इन दोनों के बीच में स्पेस जो होता है वो अधिक हो जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, प्री वेटलाइन स्पेस के नाम से जाना जाता है। कोर्टिकल कणिकाओं द्वारा स्त्रावित पर ऑक्सीडेज एंजाइम, और यहाँ पे कोर्टिकल कणिकाओं के द्वारा एक एंजाइम सीक्रेट किया जाता है, जिसको कहा जाता है पर ऑक्सीडेज। पर ऑक्सीडेज एंजाइम सीक्रेट किया जाता है। एंजाइम विट्लाइन कला में उपस्थित प्रोटीन के टायरोसिन सिरों को क्रॉस बंध बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे विट्लाइन कला मोटी हो जाती है तथा निषेचन कला का निर्माण करती है। और इनके मध्य पाए जाने वाली जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कौन सी, प्रोटीन टायरोसिन प्रोटीन पाई जाती है। उन टायरोसिन प्रोटीन को ये पर ऑक्सीडेज मेम्ब्रेन इंड्यूस करती है क्रॉस बंध निर्माण के लिए, क्रॉस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इनके बीच में क्रॉस बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, जिससे ये फूलकर मोटी हो जाती है। कौन सी, विट्लाइन मेम्ब्रेन। इस विट्लाइन मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली टायरोसिन प्रोटीन को ये इंड्यूस करती है, और इंड्यूस करके इसमें क्रॉस बॉन्डिंग होती है। क्रॉस बॉन्डिंग होती है, क्रॉस बॉन्डिंग होने के कारण इसका आकार बढ़ जाता है। ये फूलकर मोटी हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, यहां तक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है। इसके बाद में इसका जो मेन पर्पज या मेन एम या जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, पॉलीस्पर्मी को रोकना होता है, या पॉलीस्पर्मी को ये क्या करता है, स्टॉप करता है, यानी कि एक से अधिक स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने से ये रोकता है। यहां तक क्लियर है। अब पॉलीस्पर्मी होता क्या है, उसकी थोड़ी अपन नॉलेज कर लेते हैं कि पॉलीस्पर्मी क्या होता है। पॉलीस्पर्मी जब एक से अधिक स्पर्म किसी एग को एक से अधिक स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं तो वो पॉलीस्पर्मी कहलाता है। ठीक है, इसी क्रिया को रोकने के लिए किसका निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। ठीक है, अब है ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। इसी के अंदर, किसके अंदर, कॉर्टिकल रिएक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, इसके अंदर ही
ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, कि किस प्रकार से पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है, उसका अपन यहां पे जिक्र करते हैं। तो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी में होता क्या है, इसमें दो रिएक्शंस होती है। कितनी होती है? दो रिएक्शन। एक तो होती है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, ठीक है। दूसरा होता है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी और स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस होती है, जबकि इसमें क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है और कुछ फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। जबकि इसमें इलेक्ट्रिक रिएक्शंस होने के कारण आवेश जो होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो होते हैं, वो चेंजेस हो जाते हैं। तो फास्ट ब्लॉकिंग रिएक्शंस में क्या होता है कि एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका आवेश जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव आवेश होने के बाद जब ये फर्टिलाइजेशन कर जाता है या इस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसमें स्पर्म पहुंच जाता है, तो उस वक्त क्या हो जाता है? ये नेगेटिव आवेश किसमें बदल जाता है? पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाता है। पॉजिटिव के अंदर चेंज होते ही ये जो बाहर से आने वाला अदर जो स्पर्म होता है उसको क्या चाहिए? यहाँ पे नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। ऐसा नहीं होने के कारण वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। इस प्रकार का जो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी जो होता है वो सी अर्चिन, मेंढक, या अपन बात करते हैं सीपी, समुद्री कर्मियों या मेंढक, सीपी, इन सभी के अंदर इस प्रकार का मेथड पाया जाता है। लेकिन स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी के अंदर अपन बात करते हैं मैमल्स, या हाँ मैमल्स, ठीक है, जनरली मैमल्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर आने वाले जो भी एग होते हैं उनके अंदर पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए स्लो प्रोसेस होती है। और स्लो प्रोसेस ये क्यों होती है, इसके एडेप्टेशन इस प्रकार के क्यों होते हैं? तो सबसे पहले अपन को पता है कि इंटरनल निषेचन के लिए जो स्पर्म और एग के अंदर जो दूरियां पाई जाती है वो कुछ हद तक अधिक होती है और वो नेचुरल होती है, जिससे जो स्पर्म जो होते हैं वो मूवमेंट करते हुए एग के पास बहुत कम पहुंच पाते हैं। इस विधि से यहाँ पे स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी होती है। इसमें वेटलाइन मेम्ब्रेन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट होकर स्लो प्रोसेस के दौरान ये इसको ब्लॉक करती है, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी के रूप में चेंजेस हो जाती है। अब आता है अगली इसी के अंदर एक प्रोसेस और है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में आएगा अपना फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद है अपना उपापचय क्रिया या मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कि कैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिसके कारण ये चेंजेस आते हैं। ये है अपना फोर्थ, किसमें? एक्टिवेशन ऑफ एग के अंदर। तो इसमें होता क्या है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर की ऐसी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एग की, इसको रफ कर देते हैं एक बार, डस्टर आ गया। बात कर रहे थे अपन मेटाबॉलिक एक्टिविटी की।
तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, ये पारगम्यता, पारगम्यता बढ़ जाती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इनकी, जैसे कि अपन बात करते हैं कैल्शियम आयंस या मैग्नीशियम आयंस, जैसे यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली जो जल इथिलीन, ग्लाइकोल, फॉस्फेट तथा पोटेशियम आयन के प्रति, तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी किस किस के लिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन वाटर के लिए, फिर है इथिलीन, ग्लाइकोल, साथ ही साथ है फॉस्फेट, ग्लाइकोल फॉस्फेट, अगला है पोटेशियम। इनके प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसमें वैद्युतीय विभवता, जिसे अपन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी कहते हैं, वो बदल जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनका चेंजेस हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज हो जाता है। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि ध्रुवों पे पाए जाने वाले चार्जेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये पहली कैसी हो जाती है, होती थी पॉजिटिव, और बाद में कैसी हो जाती है, नेगेटिव, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इनके आवेश, इनके सिरों पे जो आवेश होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है, तो एक हार्मोन्स रिलीज हो जाता है, जिसे कहा जाता है एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज, जिस एडिनाइल साइक्लेज के सीक्रेट होते ही इसके अंदर सक्रिय स्टार्ट हो जाता है। अधिक सक्रिय होने के कारण सक्रिय एएमपी का निर्माण होता है, यानी कि इसके अंदर 5 इसमें 3 एंड से 5 एंड की तरफ एएमपी का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। एएमपी जो यहाँ पे है मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी का किस में रूपांतरण हो जाता है, एएमपी के अंदर, यानी कि एडीपी का निर्माण ना होकर यहाँ पे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के रूप में एनर्जी का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे इसमें उपापचय क्रियाएं क्या हो जाती है, अधिक सक्रिय हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ इसमें इसकी उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा जो है, निषेचन के समय अंडे में विभिन्न धनात्मक आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम आयंस की सांद्रता बढ़ जाती है। और अगला जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन धनात्मक आयनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाती है, जिससे ये सेल डिवीजन के प्रति या क्लीवेज जो प्रोसेस होती है उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। उपापचय क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। निषेचन के समय एनएडी जो एनर्जी सोर्स होता है वो अपने समरूप एनएडी का निर्माण करता है, जो एनएडीपीएच का निर्माण करता है। और एनएडीपीएच का निर्माण होने के साथ साथ ये क्या करती है, एनएडीपीएच अनेक संश्लेषण क्रियाओं, जैसे कि अपन बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण, या अपन कहते हैं कि
एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होना यहाँ पे अधिक बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे साइटोप्लाज्म में एनर्जी की कमी नहीं आती। साथ ही साथ जो एग होता है उसके अंदर जो अपन बात करते हैं स्पर्म के अंदर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, एंडोन्यूक्लियस के अंदर, एंडोप्लाज्म के अंदर डाल दिया जाता है और एंडोप्लाज्म के अंदर विभाजन के लिए या अपन कहते हैं कि डीएनए संश्लेषण की दर इसमें बढ़ जाती है। जब सभी संश्लेषणात्मक क्रियाएं जो बढ़ती है उसके साथ साथ ही यहाँ पे एक फ्यूजन या जो अपन कहते हैं कि जो न्यूक्लियस होते हैं उनके फ्यूजन के लिए फ्यूजन होना स्टार्ट होता है और उन फ्यूजन के साथ साथ ही उसमें पाए जाने वाले डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो होता है उसके अंदर रेप्लिकेशन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रेप्लिकेशन की रेट क्यों बढ़ती है, रेप्लिकेशन की रेट इसलिए बढ़ती है क्योंकि आगे सेल का क्या होने वाला है, क्लीवेज होने वाला है और क्लीवेज के लिए सेल में बहुत अधिक मात्रा में डीएनए चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट हो जाता है। और एक था अपन ने कहा था, सॉरी याद नहीं आ रहा मेरे को, जिसमें वो अनसिंथेसिस डीएनए बचता है जिसको न्यूक्रोसोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करना स्टार्ट कर देता है। आरएनए डीएनए जो होता है, बचा हुआ डीएनए क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे सभी मेटाबॉलिक क्रियाएं स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे निषेचन के तुरंत बाद प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। निषेचन के तुरंत बाद पॉलीसेकेराइड विखंडन की दर, यानी कि यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड इसमें पाई जाती है एग के अंदर, एग के योग के अंदर, उसकी जो विघटन की दर होती है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर श्वसन, जो निषेचन के बाद में जो एग होता है उसमें रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है, जिससे इसको संपूर्ण रूप में या पूर्ण रूप में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती रहती है। ये सभी क्रियाएं फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप होती है, ठीक है। तो ये सभी जो क्रियाएं होती है वो किसमें होती है, एक्टिवेशन ऑफ एग के अंदर ये सभी क्रियाएं होती है। अगला आता है युग्मकों के प्राकेंद्रों का संलयन यानी फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लिक। अंतिम जो पार्ट है फर्टिलाइजेशन स्टेप्स का वो है फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रीन्यूक्लिक। प्रोन्यूक्लिक सॉरी, ये है अपना अंतिम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रोन्यूक्लिक। प्रोन्यूक्लिक क्यों, क्योंकि यहां पे जो होते हैं वो अलग अलग, पेरेंटल अलग, या अपन कहें मेल अलग और फीमेल गैमेट अलग होते हैं, जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। और उनका फ्यूजन होते ही कैसे हो जाती है, डिप्लॉइड, जो क्या कहलाता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रोन्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। निषेचन के समय शुक्राणु का सिर में मध्य भाग की अंडाणु में प्रवेश करता है, ठीक है। तो जो अपन कहते हैं, पता है अपना जो एक्रोसोम पार्ट होता है वो कहाँ प्रवेश करता है, एग के अंदर प्रवेश करता है। एग के अंदर प्रवेश करने के पश्चात शुक्राणु के समय केंद्र आगे की तरफ तथा माइटोकॉन्ड्रिया का तारकाएं सभी पीछे होते हैं। जब ये केंद्र न्यूक्लियस यहाँ होता है और इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इसके मिड पार्ट में होता है, टेल पीछे होती है। यहाँ पे इसकी क्या होती है, तारक केंद्र होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के पीछे टेल प्रेजेंट होती है और जब ये प्रवेश करता है तो जनरल सी बात है, न्यूक्लियस पहले जाएगा, उसके बाद में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स और माइटोकॉन्ड्रिया बाद में प्रवेश करते हैं। जैसे ही शुक्राणु की शीर्ष भाग निषेचन शंकु के द्वारा
ये सभी अपन कर समझ चुके हैं। पेनिट्रेशन पथ कहते हैं, यानी कि जो शंकु का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, पेनिट्रेशन पथ या भेदन मार्ग कहा जाता है, जिसको शुक्राणु केंद्र के तरफ अंडाणु केंद्रक में भी भिन्न परिवर्तन होते हैं। द्वितीय गुणसूत्री विभाजन पूरा होने के बाद केंद्रक अंडाणु की सतह पर आकर अनेक आशय वेसिकल्स का निर्माण करता है, जिसे कैरियोमियर्स कहते हैं। ये कैरियोमियर्स परस्पर मिलकर मादा प्राकेंद्र का निर्माण करती है, जो फूलकर आयतन में बढ़ जाती है तथा ये भी संलग्न स्थल पर की तरफ गमन करता है। और इसके अंदर मैंने क्या कहा था कि इनके अंदर पाए जाने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, फीमेल गैमेट्स को और मादा गैमेट्स को, मेल माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या करेगा, मेल प्राकेंद्र को कहां की तरफ, किस तरफ खींचेगा, फीमेल न्यूक्लियस की तरफ। और फीमेल न्यूक्लियस क्या को खींचने के लिए यहां पाया जाएगा फीमेल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो वो क्या करेगा, फीमेल न्यूक्लियस को मेल न्यूक्लियस की तरफ आकर्षित करेगा और यहाँ बीच में उसका फ्यूजन हो जाएगा। इस प्रकार से इनके अंदर फ्यूजन प्रोसेस खत्म हो जाती है। आगे आता है एरर ऑफ फर्टिलाइजेशन। और एरर ऑफ फर्टिलाइजेशन ये हो गया अपने 5 स्टेप्स किस प्रकार से होता है। अब है अंतिम जो एरर जो आते हैं, एरर ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ऐसे कौन से त्रुटियां है, एरर्स है, जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को बाधित करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने की क्रिया को रोकते हैं। तो सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि एक तो होती है बहुशुक्राणुता या पॉलीस्पर्मी या पॉलीएंड्रमी। ठीक है, स्पर्मी और पॉलीएंड्रमी एंट्री। इसमें क्या होता है, ये किस प्रकार से एरर उत्पन्न करता है कि एक से अधिक अगर स्पर्म एग को फर्टाइल करते हैं तो उसमें विरूपता आ जाती है, कुरूपता स्थापित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो चेंजेस हो जाती है और क्रोमोसोम्स की संख्या चेंज होते ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं होता। अगला आता है पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी जो होता है, जब एक अधिक मादा प्राकेंद्र एक नर प्राकेंद्र के साथ संकलित हो जाते हैं तो पॉलीगाइनी कहते हैं। प्रकृति में ऐसा नहीं होता, परंतु ठीक है। तो पॉलीगाइनी जो होता है, ये देखो नेचुरल रूप से ये किसी भी प्रकार से पॉलीस्पर्म में भी नेचुरल रूप से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्म कि ऐसी क्रियाओं को पहले ही ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, पॉलीगाइनी क्या होता है, पॉलीगाइनी के अंदर अगर 1 स्पर्म होता है और 1 स्पर्म से अधिक यानी कि 2 एग या 3 एग या 4 एग इसके साथ क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो भी एरर उत्पन्न होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर। और इस फर्टिलाइजेशन के अंदर ऐसा भी नेचुरल रूप से नहीं देखा जाता। यह भी कैसे होता है, जब अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं तो ऐसी प्रोसेस होती है। अगला जो आता है वो है अपने गायनोजिनोट या गायनोजिनोट गायनोजिनोट के अंदर दो मात्रक प्राकेंद्रों के संलयन से भ्रूण का निर्माण गायनोजिनोट कहलाता है। प्रकृति में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे दो मात्रक, यानी कि दो मात्रक कैसे कि जैसे 2 एग है उनके संलयन हो गया और उससे क्या हो गया, उसमें 1 स्पर्म है, जैसे 1 स्पर्म और 2 जाइगोट, ये फर्टिलाइजेशन कर दिया। यहाँ पे तो 1 से अधिक
पॉलीगाइन यानी कि एक से अधिक, एक क्या कर रहे थे, निषेचन कर रहे थे किसी एक स्पर्म से, यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है, दो मात्र प्राकेंद्रों का फ्यूजन हो जाने के बाद जब उनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो वो भी क्या करता है, एरर उत्पन्न करता है। लेकिन ये भी क्या होता है, प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपन जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, तो उसमें अपने देखा था कि एक प्राकेंद्र का निर्माण होता है, जबकि दो क्या बन जाती है, पोलर बॉडी बन जाती है। यानी कि जब एक ही एक होगा, एकमात्र प्राकेंद्र होगा, तो फ्यूज कहां से होगा? ठीक है। अगला जो आता है एंड्रोजिनोट। एंड्रोजिनोट यानी कि यहां तो दो मात्र प्राकेंद्र थे, यहां पे क्या होते हैं, दो पैतृक प्राकेंद्र, यानी कि दो पिता के प्राकेंद्रों का संलयन होकर भ्रूण का निर्माण एंड्रोजिनोट कहलाता है। प्राकृतिक रूप से यह भी संभव नहीं है, परंतु प्रायोगिक रूप से ऐसा देखा जाता है। ठीक है। तो एंड्रोजिनोट, अगर इसके अंदर अपन ने देखा कि जब फर्टिलाइजेशन कर जाता है एक, या एक जो प्राकेंद्र फ्यूज कर जाते हैं, तो उससे पहले जो मोटाइल एक्टिविटी पाई जाती है स्पर्म के अंदर, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अगर दो प्राकेंद्र, दो स्पर्म आपस में फ्यूज करेंगे, तो उनकी जो गतिविधि, जो गतिशील क्रियाविधि है या जो विशेषता पाई जाती है गति करने की, वो क्या हो जाएगी, पहले ही खत्म हो जाएगी, जिसके कारण वो गति नहीं करेंगे, और गति नहीं करने के कारण वो कहां नहीं पहुंच पाएंगे, एग के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर वो एग के पास ही नहीं पहुंचेंगे तो एरर कैसा उत्पन्न होगा? लेकिन ऐसा किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रायोगिक विधि से, अपन एक्सपेरिमेंटल से उनको फ्यूज करवाए और फिर उसको एग में डाल दें, तो वो क्या हो गया, इस प्रकार का एग फर्टिलाइजेशन। अगला होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, जिसके अंदर कभी कभी कुछ ऐसे पोलर बॉडी से भी, जो पोलर बॉडी का निर्माण होता है उससे भी एग जो होता है एक्टिवेशन हो जाता है, या कुछ बाह्य केमिकल्स के द्वारा एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बिना ही उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। वो कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेचन। ये हो गया अपना फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। अब आता है इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये इसका लास्ट टॉपिक है, और इसके अंदर 4 लाइन है, सिर्फ 4 से 5 लाइन नहीं है। Significance of fertilization. निषेचन के महत्व, क्या महत्व है? देखो, युग्म आने वाली पीढ़ी के लिए एक सेतु का निर्माण, ठीक है, अपन जानते हैं, एक ब्रिज का निर्माण करते हैं, जो क्या करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जैसे कि पेरेंटल और मैटरल दोनों ही क्या करते हैं, डिप्लॉयड होकर फिर न्यू संतति बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। अगला जो है, अब देखिए आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं इसके अंदर, कि हैप्लॉइड ब्रिज के रूप में बनते हैं, फिर ये डिप्लॉयड होते हैं फ्यूज करके, तो 2 पॉइंट इसमें कंप्लीट हो चुके। तीसरा जो है
वो है कि ये एक्टिवेशन करता है किसका, जो एग को क्या करता है, ये प्रेरित करता है क्लीवेज करने के लिए, यानी कि सेल डिवीजन के लिए स्पर्म क्या करता है, पैतृक जो स्पर्म होता है वो करता है, इंड्यूस करता है एग को एक्टिवेशन के प्रोसेस के दौरान कि वो क्लीवेज करे। तीसरा जो है वो है शुक्राणु में उपस्थित लिंग गुणसूत्र के कारण लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। और सेक्स डिटरमिनेशन एक स्पर्म के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं एक्स और वाई। अगर ये इन दोनों में से एक जब ये डिप्लॉयड होगा तो दोनों होंगे जो किसमें होते हैं, सोमेटिक सेल में, ठीक है। लेकिन जर्मिनल सेल्स में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हैप्लॉयड होते हैं। जैसे अपने स्पर्म की बात करते हैं तो कोई एक होगा, क्या होगा, सिर्फ एक होगा, जैसे अपन वाई मान ले, और फीमेल में हो गया जैसे ओवम के अंदर ये वाई। तो ये दोनों संलयन होकर किसका निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगला जो है अगला है कि स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, साथ में ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एंड अंतिम जो है एक और है, और विदलन के लिए, क्लीवेज के लिए, क्लीवेज के लिए सरफेस फिक्स करता है, ठीक है। ये किसके काम है, स्पर्म के लिए। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करता है, विदलन के लिए, इस फर्टिलाइजेशन विदलन के लिए ये आ रहा है, फर्टिलाइजेशन विदलन के लिए तल उपलब्ध करवाता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्पर्म के द्वारा प्रेरित की जाती है। यहां तक सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन पार्थेनोजेनेसिस, जो अगला चैप्टर होगा अपना। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट है, आगे अपन करेंगे पार्थेनोजेनेसिस, जो नेक्स्ट क्लास होगी 15 नंबर की।